अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। जी हां, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान 76 साल अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हां, बहुत और भी आगे बढ़ना है पाकिस्तान को। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान की प्रोग्रेस को सराहा गया है। एंड देन अगेन बहुत सारे लोग हमसे मिले और बिछड़े इस दौरानिए में, और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया जो शायद हम अपने लफ्ज़ों में कभी भी समो ना सकें, क्योंकि उनकी की गई खिदमत और कोशिश और काविशें हमारे मुल्क की तरक्की और उसके फ्यूचर के लिए है। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत कोशा हैं। एंड देन अगेन आज की जो ट्रांसमिशन है हमारे, जी हाँ, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, तो उसमें हम बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाएँगे। जी हाँ, ज़िंदगी में 2-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे सेहत का मामला हो गया, तालीम का मामला हो गया, आगई का मामला हो गया, कानून का मामला हो गया, और बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस भी करेंगे। एंड देन अगेन आज जो हमारे स्पेशली जो इस वक़्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका ताल्लुक हेल्थ से है। और हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन अगेन टर्शियरी लेवल आता है, और उसके अंदर भी बहुत सारे मामलात होते हैं। अब हेल्थ के अंदर जो भी मामलात होते हैं, जिस कदर होते हैं, उसके मामलात में किस तरह प्रोग्रेस चल रही है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, और उसको किस तरह और मज़ीद स्ट्रेंथनिंग किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर फैकल्टी मेंबर भी हैं। आपने बहुत सारी खिदमात भी दी हैं पाकिस्तान के लिए। एंड देन अगेन इस वक़्त जो आपका रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ जो केयर सिस्टम है इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग का बड़ा एक मामला है, क्योंकि दुनिया में तरक्की जिस कदर तेज़ी से हो रही है, बहुत सी चीज़ों को, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो उन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। एंड देन अगेन आप बहुत ही माया नाज़ हेल्थ केयर कंसल्टेंट भी हैं, डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सर हैप्पी वीकेंड बहुत है। सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और आज का दिन भी बहुत बड़ा है, और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मैं आपको सबसे पहले तो वेलकम करूँगा। बहुत सर शुक्रिया। हम हमेशा देखते हैं कहीं हॉस्पिटल्स में जाते हैं, या हम कहीं किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर ही इंस्टीट्यूशंस भी पाए जाते हैं। एंड देन अगेन कहीं एक्सटेंसिव केयर यूनिट्स भी होते हैं, तो बहुत सारे मामलात होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। और जब हम जाते हैं इस तरह की जगहों पर, तो पहले हम एक स्टेटमेंट सुनते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आज आप हमें बताएं कि ये तीन क्या मतलब डिफरेंट डोमेन्स क्या हैं, और इनके अंदर क्या काम होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। अवाम में इस चीज़ की जो है ना आगाही नहीं है। देखें, जब इंसान बीमार होता है तो बहुत सारी बीमारी कई तरह की होती है। एक होती है जो बेसिक लेवल पे नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार और इस तरह की चीज़ें, टाइफाइड। तो उस लेवल पे आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके मोहल्ले में, क्योंकि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम एक ऐसा हेल्थ सिस्टम है जो बहुत अच्छा बना हुआ है, और उसमें लाज़मी बात है हर सिस्टम में कमियाँ होती हैं, और उस हुँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसकी स्ट्रेंथनिंग करते जाते हैं। यही काम है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग लोगों का। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में ये होता है कि जी हम जो भी, अगर कोई हल्की-सी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी के साथ प्रेज़ेंट हो रहा है, तो उनके घर के पास ही उस इलाके में एक क्लिनिक होता है गवर्नमेंट का। आप वहाँ जाके बीमारी दिखाएँ और वो आपको ट्रीटमेंट दे देगा। अगर वो असेस करेगा, अगर आपकी बीमारी, उस बंदे की, उस पेशेंट की बीमारी एक्सीड कर गई उनके लेवल से, उनके पास वो सर्विसेज़ नहीं है जो प्राइमरी लेवल पे होनी बिल्कुल, चाहिए, तो फिर वो रेफ़र करता है सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल में थोड़े से बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स आते हैं, जिनमें उनकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट एंगल से की जाती है, थोड़ी-सी एक्सपर्टीज़ के साथ। और फिर तीसरा लेवल आता है टर्शियरी केयर, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये जो क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, इनकी ट्रीटमेंट के लिए वो बड़े अस्पताल होते हैं, टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सिस्टम है, इसको पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में बहुत सराहा गया है, और हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन अवाम को नहीं पता। अब हो क्या रहा है कि एक नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी वाला मरीज़ जो है, वो टर्शियरी लेवल पे चला जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। हुँ, तो अब इतने सारे लोग अगर टर्शियरी हॉस्पिटल में जाएँगे, तो क्या ख़्याल है, वहाँ पे लोड पैदा हो जाएगा ना। ऑब्वियसली, और जब लोड पैदा होगा तो टर्शियरी केयर की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टर्शियरी केयर लेवल की ट्रीटमेंट देना कैंसर की और वो सब चीज़ें, वो अफ़ेक्ट होंगी, क्योंकि उनके ऊपर लोड आ रहा है। बिल्कुल, तो प्राइमरी, अब लोग क्यों नहीं जाते प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में अपने मसाइल हैं। लो एक तो ये कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ पे। वहाँ ट्रीटमेंट वो समझते हैं, लोगों की मिसकॉन्सेप्शंस भी बहुत हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक ही चीज़, एक ही डोर स्टेप पे, वन स्टॉप शॉप पे सारी चीज़ें मिल जाएँ।
वो सही। नहीं हो सकता क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम बना ही प्राइमरी लेवल पे है, सेकेंडरी और हुँ, टर्शियरी। तो अगर रेफरल होता है, जैसे बाहर के मुल्कों में भी इसी तरह ही है कि प्राइमरी लेवल पे अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है और या वो उनके लेवल से ज़्यादा आपकी बीमारी है, हुँ, तो आप रेफर हो जाते हैं। अब क्योंकि आवाम ज़्यादा है और हेल्थ सिस्टम में हमारे सेंटर्स कम हैं, तो इसकी वजह से रेफरल का जो मैकेनिज़्म है वो अफ़ेक्ट होता है और वेटिंग टाइम बढ़ जाता है कि जी, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, सेकेंडरी लेवल पे हमने रेफर तो कर दिया लेकिन वहाँ पे जगह नहीं है, तो आप कुछ दिन रुक जाएँ। तो ये इसके लिए अब बहुत सारी रिसर्चेज़ हो रही हैं ताकि लोगों को वेटिंग टाइम ज़्यादा ना देना पड़े। तो एक्चुअली में आवाम के लिए ये मैसेज है कि प्राइमरी लेवल पे अगर आप बीमार हैं और छोटे यानी बेसिक लेवल की बीमारी है, तो आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जाएँ और उनके ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि वो बैठे ही आपके लिए हैं। एक डॉक्टर जो है वो इतनी ट्रेनिंग लेके और सब कुछ लेके गवर्नमेंट में आया है, उनका एग्ज़ामिनेशन पास करके और सारा असेसमेंट प्रोसेस पास करके वो गवर्नमेंट की जॉब पे लगा है और वो आपको सर्विस देने के लिए क्लिनिक पे बैठा है, तो वो ट्रेंड होगा ना ऑब्वियसली। हुँ, तो लोगों की ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं है। दूसरा ये कि फिर अब बहुत सारे अब देखिए आप जो डिस्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे आप दूर-दराज के इलाके देख लें पाकिस्तान में, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस को नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमारी कराची बेस्ड जॉब हो। तो वहाँ पे सर्विस तो डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जब वहाँ बिल्कुल, अवेलेबल नहीं है तो वहाँ का मरीज़ क्या करेगा? बेसिक सही। लेवल पे। तो फिर वो आएगा बड़े-बड़े अस्पतालों में। बड़े अस्पतालों में जो मेन सिटीज़ हैं, उनमें आके ट्रीटमेंट कराएगा, बेसिक बीमारी लेके यहाँ पे बड़े अस्पतालों में आ रहा है, बड़े शहरों के बड़े अस्पताल हुँ, में, तो फिर वहाँ पे लोड होगा। तो ये सब सिस्टम जो है ना अवाम और इनके दरमियान ट्रस्ट और लैक ऑफ सर्विसेज़ का है। उसके सही। लिए आज हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि इसको किस तरह से हम स्ट्रेंथन करें ताकि वो जो मैकेनिज़्म बनाया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। सही। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर भी रहे हैं, जैसे आपने बताया कि ओवरलोड हो जाता है मामला, सारे मामलात हो जाते हैं। बेसिकली हमने ये भी देखा है कि इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर बहुत सारी खलबली सी मच जाती है और शायद उस अमले को बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। तो ज़्यादातर किस तरह के मसाइल जो है पब्लिक हेल्थ केयर के लोगों को फेस करने पड़ते हैं? या जस्ट लाइक अगर हम प्राइमरी सेंटर जाएँ या सेकेंडरी या टर्शियरी में जाते हैं तो इनको किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे जैसे आपने भी कहा और हम भी जानते हैं कि अवेयरनेस इतनी नहीं है लोगों को। एक छोटी बीमारी के चक्कर में भी बहुत सारे मामलात इधर-उधर हो जाते हैं और दूसरी चीज़ जहाँ पर एक्सटेंसिव बीमारियों के मामले में या हम ये कहें क्रोनिकल डिज़ीज़ेज़ के हवाले से आपकी फैसिलिटेशन है, वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्मल हम कहते हैं कि भई रूटीन की जो भी डिज़ीज़ है, उस हवाले के पेशेंट जाएँगे तो ऑब्वियसली लोड डेवलप होगा। लोड डेवलप होगा और एंटरटेन करना तो उनके हुँ। जेडी में है। तो बहुत सारे मसाइल भी इस वजह से शुरू होते हैं, तो वो उस पे थोड़ा अगर आप क्योंकि आप ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग डिपार्टमेंट से भी हैं। देखें डॉक्टर जो है वो मेडिसिन की बुक्स और क्लिनिकल सारी सारी किताबें पढ़ के डॉक्टर बना है। उसके पीछे उसकी पूरी मेहनत है, हाउस जॉब है, ट्रेनिंग्स हैं, एफसीपीएस किया है या एमआरसीपी किया है, व्हाटएवर जितना भी किया है उसने सारी ट्रेनिंग करी है, तो वो अपनी फील्ड का मास्टर है। लेकिन पढ़-पढ़ के एक आदमी किताबी सिस्टम से गुज़र के और हुँ, क्लिनिकल सिस्टम ट्रेनिंग से गुज़र के वो अस्पताल की बाउंड्री के अंदर ही सोच रहा होता है। सही। तो उनकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है जो आम आवाम की हो सकती है। यानी एक आदमी जो रोज़ाना लोगों से बातें कर रहा है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो डॉक्टर्स में मौजूद कम हैं। बहुत बिल्कुल। सारे डॉक्टर्स हैं अच्छे जो हुँ, कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन, काउंसलिंग ये सब चीज़ें थोड़ी-सी लैक हैं। सही। इस सिलसिले में हमने काफ़ी सारी रिसर्च की है। तो हमें ये पता चला है कि इन कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से नंबर 1, नंबर 2 क्योंकि लोग जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं डिफरेंट एंगल से। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, माशरे में महँगाई बढ़ गई है ये दुनिया भर में। तो इसकी वजह से और उनके ज़ाती मसाइल और ये सब चीज़ें मिला के उनका एक स्ट्रेस लेवल जो है ना उनके ज़हन में पकता चला जा रहा है और आवाम जो है वो परेशान और मायूस और सब कुछ है। तो जब एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाला डॉक्टर जिसकी वीकनेस है थोड़ी-सी ये कम्युनिकेशन में और एक आदमी जो कि इतना स्ट्रेसफुल है और हाइपर है, वो आके जब मिलेंगे और वो डॉक्टर के पास आएगा तो कहीं न कहीं मसाइल पैदा होंगे। सही कह रहे हैं सर। तो डॉक्टर का काम ये है कि उसको कम्युनिकेट करे और उसकी ट्रेनिंग हो प्रॉपर कि किस तरह से करना है, बातें किस तरह से करनी है। बहुत सारे मरी और दूसरा वो मरीज़ जो कि इतने स्ट्रेसफुल माहौल से आ रहे हैं ऑब्वियसली उनका हुँ, स्ट्रेस है, मरीज़ को लेके आए हैं जो एक टर्मिनली इल है या वो जो भी है।
तो ज़्यादातर ऐसे हालात में इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्योंकि अगर मरीज़ इमरजेंसी वाला आया हुआ है और वहाँ पे डॉक्टर जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हुँ, बैठा हुआ है, तो फिर मसाइल एकदम डेवलप होते हैं और उसकी वजह से फिर वायलेंस, जैसे हमने पहले बात की, कि वायलेंस का एलिमेंट शुरू होता है कि एक ट्रस्ट नहीं कर रहा, इतना स्ट्रेसफुल है मरीज़, उसके लवाहिकीन, और दूसरा डॉक्टर जो है उसको सही बता नहीं पा रहा है। क्योंकि एक तो ये है कि बता नहीं पा रहा, अगर वो बता भी रहा है तो उसके ऊपर अपना एक लोड मौजूद है, उसके पास 10-12 प मरीज़ मौजूद हैं जो ईआर में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये सब चीज़ों की सिचुएशन मिलके ना एक ऐसा सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से वायलेंस, या जिसे कहते हैं एक ऐसी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से कोई ना कोई एक फट पड़ता है। जब सही। फटता है तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर के ऊपर, अब लवाहिकीन, डॉक्टर एक है और लवाहिकीन जो है वो 10-12 आ जाते हैं। हुँ, तो जब लवाहिकीन ज़्यादा आते हैं तो अब हमने अपने ईआर्ड्स में कराची में, सिंध में और मुख्तलिफ जगहों पे ये पॉलिसी बना दी है कि जी एक मरीज़ के साथ एक आदमी आएगा हॉस्पिटल में, बाहर सिक्योरिटी गार्ड, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, अब ये काफ़ी डेवलप हो गया है ये प्रोटोकॉल। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जी वो सिचुएशन ना आए कि जिसमें ये वायलेंस क्रिएट हो, एस्टेब्लिश हो, ज़्यादातर ईआर में। बिल्कुल। तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी करी। इसके साथ हमने मरीज़ों को भी बताया कि जी एक मरीज़ आए, हमने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को भी कनेक्ट कराया। लेकिन ये हर जगह नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब एक्चुअली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपनी एक एंटिटी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग एंटिटी है। अब ये इन सब के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था अभी रिसेंटली आईसीआरसी के ताउन से, ज़ेबिस्ट के ताउन से, जिसमें हमने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट से हमने रिसर्च की थी, जो जिसकी बेस पे हमने ये कानून पास करवाया। रिसर्च ये थी कि वो कौन-सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वायलेंस जो है पैदा होता है अस्पतालों में, या एम्बुलेंस, या जो भी हेल्थ केयर वर्कर है। बिल्कुल, अब हेल्थ केयर वर्कर क्या होता है? हर वो सर्विस प्रोवाइडर जो कि मरीज़ों को सर्विस दे रहा है। अब वो सही, कौन-कौन हो सकते हैं? डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, स्टिचेज़ लगाने वाला, ये सब लोग। सही। तो मेल नर्स, फीमेल नर्स, ये सब लोग। तो इनके ऊपर जो तशद्दुद होता है, उस तशद्दुद की क्या वजूहात हैं और इन हेल्थ केयर वर्कर में सबसे ज़्यादा कौन वायलेंस का शिकार होता है। तो हमें ये पता चला कि ईआर के डॉक्टर सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और दूसरे नंबर पे एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, फिर पोलियो वर्कर्स भी साथ हैं एम्बुलेंस के साथ। तो ये 3 कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा वायलेंस नोट हुआ है और रिसर्च ने हमें बताया है। हमने रिसर्च को बहुत एक्सटेंसिव तरीके से, मिक्स मेथड, वो साइंटिफिक टेक्निक से, कि हमने इंटरव्यूज़ भी करे, सर्वेज़ भी करे और बड़े-बड़े लोगों से जो काम कर रहे हैं उनसे, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स और ये सब लोग, पॉलिसी मेकर्स, सबसे इंटरव्यू करके हमें ये पता चला कि जी सबसे ज़्यादा ये लोग तशद्दुद का शिकार होते हैं। फिर हमने एम्बुलेंस के ऊपर काम किया कि एम्बुलेंस में क्या वजूहात हैं जो एम्बुलेंस के लोग हुँ, ज़्यादा शिकार होते हैं। तो हमें पता चला कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता। तो फिर बात वहाँ से हमने और एक्सटेंड की अपनी रिसर्च को और हमने देखा कि एम्बुलेंस कि क्या, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी करी, उसके साथ मल्टी मिक्स मेथड स्टडी करी, जिसमें हमें ये पता चला कि एम्बुलेंस को रास्ता ना देने के वो कौन से मुहर्रिकात हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से लोग नहीं दे पाते। दिन के कौन से औकात में हुँ, लोग रोडों पे रास्ता नहीं देते। गाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखी गई कि किस तरह से वो रास्ता नहीं देते। कुछ लोग फ़ॉलो करते हैं एम्बुलेंस के बिल्कुल। पीछे। तो ये सब चीज़ें देख के हमने अपनी रिसर्च की रिपोर्ट्स बनाई। वो रिपोर्ट्स आपको भी मौजूद हमने करी। तो उसपे फिर आईसीआरसी ने कॉन्टैक्ट किया ज़ेबिस से। ज़ेबिस्ट के लॉ डिपार्टमेंट से, और उनसे बात हुई कि जी आप इस रिसर्च की बेस पे अपना एक कोई कानून या बिल मुरतब बिल्कुल, करें। तो वो फिर बड़े अरसे से 2018-19 से बात शुरू हुई, तो उसकी कंसल्टेशंस बड़े-बड़े लोगों से और स्टेक होल्डर से हुई और उसके बाद इसको एक बिल की शक्ल में लाया गया। सही। उस बिल को फर्दर डिस्कशन हुई असेंबलीज़ में और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स में, और उस बिल को फाइनली शक्ल दी गई कानून की शक्ल में। अब वो 2021 में वो एक्ट बन गया है और वो जब से बना है तो अब वो लागू है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन से बना, अब वो अवाम की ज़िम्मेदारी है कि उसको फ़ॉलो करें और उसके ऊपर पाबंद हों। बिल्कुल। तो वो कानून हमने बनाया है कई सारे लोगों ने मिलके, और उसमें रिसर्च बेस्ड एविडेंस की बेस पे वो कानून बना। सही। एक्चुअली हम ये देखें ये तकरीबन 10 साल का अरसा इस काम को लग गया है जिसमें हमने अपनी प्रोग्रेस दिखा के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद प्रोग्रेसिव बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिल भी पास है जिसमें हम जो
जो भी अमलाक हैं और जो भी स्टाफ है उनकी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखा गया है। सर आप हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के स्पेशलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान में देखा गया है कि जिस कदर मतलब जस्ट लाइक ये कहेंगे जिस कदर बच्चे पैदा हो रहे हैं उसी तेज़ी के साथ अल्लाह रहम फरमाए बच्चों की अमवात भी हो रही हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा आप बताएँ कि क्या इसके पीछे रूट एंड कॉज़ क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट नहीं चाहता या ऑब्वियसली किसी भी सोसाइटी की जो स्ट्रेंथ होती है वो नई नस्ल से है। तो ये बड़ा हमने आजकल मामला देखा है। इस पे थोड़ा आप हमें बताएँ कि क्या इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि हमने काफ़ी जगहों पर ये सुना है कि न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम होती है। इवन जब अ, एक ख़वातीन प्रेगनेंसी के साथ होती हैं तो उनका डाइट का बहुत बड़ा इश्यू है पाकिस्तान में। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे हेल्थ सिस्टम ने एक बहुत बड़ा मसला उसको अल्हम्दुलिल्लाह टैकल किया। दाइयों से बच्चे होते थे जो अनट्रेन्ड हुँ, बर्थ अटेंडेंट्स कहलाई जाती हैं साइंस की ज़बान में। तो वो अनट्रेन्ड होती थीं, दाइयाँ होती थीं। तो नो डाउट उनका एक्सपीरियंस था, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें उनके पास जो है वो चीज़ें नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स वग़ैरह से। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सारी असिस्टेड डिलीवरी में वो होती थी, तो वो सफाई का इंतज़ाम नहीं होता था, ये सब चीज़ें। तो उसकी वजह से बच्चों की अमवात ज़्यादा होती थी। वो चली आ रही हैं अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट, माँ बनी थी तो उसकी बेटी अब बन गई और ये इस तरह। तो आवाम का उन पे एक ट्रस्ट था कि क्यों अस्पताल में जाएँ इतनी दूर और फिर वहाँ जाके पैसे भी दें। ये थोड़े से पैसों में कर देगी और हमारी ख़ानदान की, इलाके की है और सब कुछ। लेकिन इसको फिर पॉलिसी में हमने इम्प्लीमेंट कराया, हमने नहीं मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि जी इन्हीं को ट्रेन कर दें और नए लोग और लेकर आएँ और इनको हम ट्रेन करके स्किल बर्थ अटेंडेंट एसबीएस कह दें। तो उनकी ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ, करिकुलम बना, सब कुछ हो आगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल बेस्ड हुँ, बर्थ्स होती हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होती हैं इंस्टीट्यूशंस में। तो ये एक मरहला तय किया। अब मसला ये है कि अब रिसेंटली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एक कानून बन गया है और उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन के लिए ला रहे हैं। तो उसमें ये है कि जी अवाम बच्चों की सेहत की न्यूट्रिशन, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि जो टॉप फीडिंग होती है, उसके अलावा माएँ जो हैं उनको नॉलेज नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग के शुरू में तो हम प्योर ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। फिर उसके बाद 6 महीने बाद तकरीबन हम एडिशनल डाइट बिल्कुल। ऐड करते हैं। तो उसमें माएँ जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो पाउडर्स आते हैं उसका इस्तेमाल करती हैं, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल तो हुए हैं, लेकिन ये है कि वो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों की अमवात पॉसिबली हो सकती हैं। तो वो बिल जो है वो भी बना है एविडेंस की बेस पे, और ये जो कानून बना है वो सारा रिसर्च और रिसर्च बेस्ड है। तो अवाम को नहीं पता, अवाम ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कराती। बहुत सारी माएँ जो हैं हुँ, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती थी। अब रिसेंटली कुछ अरसे से तकरीबन 4-5 साल से ब्रेस्ट फीडिंग की प्रिवेलेंस बढ़ी है। तो लोगों में शऊर पैदा हुआ है। तो लेकिन अभी भी बहुत कम है वो प्रिवेलेंस। लोग और हर एक को इस बात पे आमादा करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। करवाई जाए। और इस तरह के दूध जो मार्केट में मौजूद हैं उसके ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ, ताकि बच्चा वो उस वक़्त आप दूध दे रहे होते हैं, जब दूध दे रहे होते हैं तो उस वक़्त ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है और बहुत सारे सिस्टम्स एस्टेब्लिश हो रहे हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ। तो जब आप ऐसी हैज़ार्डस चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे की हेल्थ, क्योंकि वो उसने आगे अब ग्रो करना है, तो वो इस ग्रोइंग एज पे अफ़ेक्ट हो सकती है उसकी बॉडी में। फिर तीसरी बात ये है कि प्रेगनेंसी जब हो रही होती है मदर की, वो जो 9 महीने होते हैं टाइम, उस दौरान बहुत सारी मदर्स जो हैं वो जब दाइयों का ज़माना था तो दाइयों के थ्रू ही अपनी एंटीनेटल केयर, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर करवाते हैं, कोई बीमारी हो, कुछ हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, वो उनको दिखा लेती थी। लेकिन अब इसमें भी हमने बहुत हद तक बेहतरी दिखाई है सिस्टम ने, कि जी अब लोग जो हैं वो ज़्यादातर अब हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी एंटीनेटल केयर के लिए। एंटीनेटल केयर वो होती है जो केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। दी जाती है। तो बेहतरी की तरफ चीज़ें आ रही हैं, आवाम का शऊर बेदार किया गया है बहुत शोर-शराबा करके और लोगों को ट्रेन करके, और इसमें रिसर्च का काम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिसर्च सिर्फ़ पेपर्स के तौर पे नहीं, रिसर्च का काम ये है कि हम रिसर्च पेपर लिखते हैं और वो हुँ, रिसर्च पेपर जो है वो जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। अब जर्नल्स में पब्लिश होने के लिए हम रिसर्च पेपर क्यों लिखते हैं? हम इसलिए लिखते हैं कि हम अपनी फाइंडिंग्स जो हैं, वो अवाम तक या आम आदमी तक सादा फ़हम अल्फ़ाज़ में बताएँ। बिल्कुल।
तो मसला ये है कि अब रिसर्च जर्नल्स जो हैं वो एक आम आदमी नहीं पढ़ता। तो हमें इसी तरह के शोज़ में आके, इसी तरह के मैगज़ीन्स जो हैं मुख्तलिफ़, वहाँ पे आम फ़हम ब्लॉग्स लिखने हैं, राइट-अप्स अखबारों में लिखने हैं, ताकि बिल्कुल, आवाम तक ये चीज़ें पहुँचे। और ये सदका जारिया है। मैं मतलब मुझसे पूछा जाएगा कि आप ये काम ज़िम्मे आपके लगाया था, तो आपने बेहतरी के लिए क्या क्यों नहीं किया? किया? तो ये मेरा काम है। तो अब इसीलिए मैं मौजूद होता हूँ कि जो भी मुझसे कोई बात निकले, तो वो आवाम तक जाए। तो हम ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अब इस चीज़ में आए हैं, रिसर्च पेपर के साथ-साथ हम आम फ़हम लोगों के लिए भी लिखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बेहतरी आई है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेज़ आई हैं। तो हम जब कानून की तरफ आते हैं, तो अब ये कानून जो बना है वायलेंस का, इसमें बना है 2021 में। अब हम काम कर रहे हैं इस कानून में सज़ाएँ और जज़ाएँ बहुत सारी हैं। इसमें सज़ा रखी गई है कि अगर डॉक्टर ने सही से काउंसलिंग नहीं किया मरीज़ को, तो सर्कमस्टेंसेस देखेंगे और हम उसमें उनको पेनल्टी लगाएँगे या व्हाटएवर। और इसमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया है कि अगर एक अटेंडेंट या मरीज़ के साथी लोग जो हैं, वो अगर हेल्थ केयर वर्कर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर पे ज़ोर-ज़बरदस्ती किसी भी तरह का वायलेंस करते हैं, ज़बानी, कलामी, बॉडी लैंग्वेज, फ़िज़िकल या गन या सब कुछ, हुँ, तो इसकी अलग-अलग सज़ाएँ हैं, जुर्माना भी है और ये बिल्कुल, नॉन बेलेबल ऑफ़ेंस है, यानी इसमें मतलब बेल नहीं होगी आपकी। सही। और इस ये 2 कानून हैं एक्चुअली जो बने हैं 2021 में। एक तो ये बना है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस 2021 सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा बना है मोटर व्हीकल एक एक्ट होता था 2018 का, उसमें हमने अमेंडमेंट करके ऐड किया है कि अब एम्बुलेंस को भी रास्ता दो, क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज़ होता है बिल्कुल। और कोई भी शख्स आम इंसान जो है वो किसी एम्बुलेंस को हुँ, रास्ता नहीं देगा तो सज़ा है। सज़ा भी है और जुर्माना भी है और सब चीज़ें। तो ये 2 कानून बने, इसको हम एम्बुलेंस का राइट ऑफ वे कहेंगे एक कानून, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस। तो अब ये 2021 में बने हैं और अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जी किस तरह से इस कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाए अस्पतालों में। ये कानून कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? ये कानून होगा अवाम में, ताकि अवाम इसको फ़ॉलो करें। अस्पतालों में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का काम होगा कि वो इस चीज़ को देखें कि कहाँ पे कहाँ वायलेंस हो रहा है, हुँ, तो वहाँ पे वो मौजूद हों और एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो जो कि हेल्थ सिस्टम को कनेक्ट करे एफआईआर के साथ। तो सही। ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो क्या वजूहात अच्छा, जब कानून बनता है, जैसे घर में भी कानून बनता है, हमारे अब्बा कहते हैं कि जी आज से सबने साथ खाना है खाना, बिल्कुल सर। रात का खाना। तो एक बेटा है जो रात को 9 बजे आता है, 10 बजे आता है या 11 बजे आता है, लेकिन कानून वालिद साहब ने बना दिया। तो अब इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा? अब वो ओह! बेटा तो 11 बजे आता है, तो वालिद का काम है या बेटे का काम है कि साथ बैठें, बात करें, वालिद साहब मैं तो 11 बजे आता हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म होती है, तो क्या करें? तो इस सिलसिले में जो कमी-बेशी है बेटे की तरफ से, वो कंसीडर की जाए और उसको ऐसी जॉब दिलाई जाए या कोई भी ऐसा हल निकाला जाए कि वो सब साथ बैठ के खाना खाएँ जो रूल बना है। सही। तो इसी तरह कानून जब बनता है तो हम वो लोग जिन जो इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे या उनके सिस्टम में मसले हैं, तो उनको साथ बिठा के हुँ, हम बात करेंगे कि जी आपके क्या मसाइल हैं, ताकि आपके मसाइल हल किए जाएँ, ताकि ये कानून सही से इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल। तो करंटली हम इस काम में लगे हुए हैं कि जी वो लोगों की मुश्किलात को सामने रखें, ताकि उनकी मुश्किलात को हम एडजस्ट कर सकें, ताकि कानून जो बन गया उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो बिल्कुल। हम ये काम कर रहे हैं आज। सही। सर जितना अभी तक आपसे मैंने डिस्कशन किया मुझे यही आइडिया हो रहा है कि जितनी भी चीज़ें जो लोगों की पब्लिक अवेयरनेस में जानी चाहिए, वहाँ पर कम्युनिकेशन का कहीं न कहीं गैप ज़रूर है, जिसकी वजह से एंड देन अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मिसरिप्रेज़ेंटेशन या मिसकम्युनिकेशन वो कहीं पर भी किसी भी जगह हो सकती है। जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि बच्चों की अमवात का मामला, तो मुझे ये नज़र आया कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बेसिक मैं कहूँगा कि ग़िज़ा बच्चे के लिए वो है माँ का दूध। और अगर इसमें हम किसी भी तरह से कोताही करते हैं, तो हम समव्हाट अपने बच्चे को खुद कॉम्प्रोमाइज़ पे ले जाते हैं। इवन मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि डॉक्टर्स बहुत ही रैपिडली बच्चे का जो भी इन्फेंट मिल्क होता है, वो रिकमेंड करते हैं और रैपिडली चेंज भी हो रहा होता है क्योंकि वो बच्चे को अगर सूट नहीं करता, तो वो रैपिडली चेंज हो रहा होता है और हुँ, उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बच्चे के लिए प्रॉब्लमैटिक होते हैं।
अगर हम अपने बच्चे की सेहत बेहतर चाहते हैं, अगर उसकी सेहत के साथ-साथ उसकी जो ज़हनी नशो-नुमा, क्योंकि आपने ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हाइलाइट किया कि जो भी इन्फेंट मिल्क होता है और बच्चे की नशो-नुमा स्पेशली ज़हन की होती है, तो वो भी कंप्रोमाइज़ पे चली जाती है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ समझनी है कि हमें अपने बच्चों को वो माएँ जो अपने बच्चों के सेहत के लिए बहुत कोशा हैं, उनको चाहिए कि वो अपने दूध के हिसाब से बच्चों को नर्चर करें एंड देन अगेन ये जो भी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो अपनी जगह, मगर जो नेचुरल है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है ये। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए ही उठाया था सर, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हम जब देखते हैं अमलाक टूट रहे होते हैं, एम्बुलेंस टूट रही होती है, डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस होता है, या जस्ट लाइक उस क्लिनिक के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उसपे तोड़-ताड़-फाड़ जो होती है, वो अक्सर मैंने देखा है कि जब जो छोटा बच्चा पैदा हो रहा होता है, या तो खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाए, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी पैदा होते ही कोई हड्डी को कोई इश्यू हो गया, या बच्चे को स्वेलिंग हो गई, या खुदा ना खास्ता बच्चा एक्सपायर हो कोई जाता है। कॉम्प्लिकेशन हो गई। हाँ, मैंने मोस्टली ये देखा है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा एक्सपायर हो गया, तो वो उस हॉस्पिटल के लिए बड़ी शामत हो जाती है, और फिर वही बात आपने कहा कि जैसे कि एक बंदे की जगह वो 10-15 लोग आ जाते हैं, और वो बात मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेते हुए हुँ। आगे बढ़ जाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है काफ़ी सारी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने भी डिस्कस की कि बिल्स पास हो चुके हैं। 2 तरह की एम्बुलेंस को हमें रास्ता देना है, दूसरा कि हमें देखना है कि भई कहीं वायलेंस ना हो वायलेंस अस्पताल में। वायलेंस वगैरह ना हो। ठीक इसी तरह सर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के मामले में वैक्सीनेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें पेरेंट्स कोताही करते हैं अक्सर। मतलब इंटीमेशन मैसेजेस भी आते हैं कि भाई बच्चों कि आज डेट है, इनको ये मैसेज हाँ, करवा देंगे, बाद में करवा देंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों का माइंडसेट ये होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएँगे। हालाँकि मैंने जितनी मेरी रिसर्च है, जितना मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन की है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी वो वैक्सीनेशन बेसिकली गवर्नमेंट दे रही होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। हालाँकि वो फ्री होती है। लोगों का वही माइंडसेट जैसे आपने पहले ही बताया कि वो थोड़ा-सा अनसिक्योर या अनरिलायबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। बोलते हैं गवर्नमेंट से छोड़ो, प्राइवेट से करवाएँगे। उसी प्रोडक्ट के 4 गुना क्या 40 गुना ज़्यादा पैसे हुँ। देके करवाते हैं। इसके मामले में आप क्या कहेंगे कि बच्चों की स्पेशली वैक्सीनेशन या इम्यूनाइज़ेशन सिस्टम के हिसाब से इस पे कंप्रोमाइज़ किस कदर मोहल्लिक हो सकता है? देखिए, कोविड के ज़माने में सब लोग डरे हुए थे और अपनी ज़िंदगी और ये सब मौत के उस फ़ेज़ से गुज़रे हम सब। तो हम मेजॉरिटी ने वैक्सीन लगाई थी, मेजॉरिटी ने नहीं भी लगाई, बहुत सारे लोगों ने। तो इस बिल्कुल इसी तरह ये जो जितनी भी बीमारियाँ हैं, जो बच्चों की अमवात बचा सकती हैं, प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ेज़ हैं, उनके लिए ये वैक्सीन डेवलप हुई है। अब लोगों में कन्फ्यूजन है कि ये वैक्सीन जो है वो ज़ाती मफ़ाद के लिए है, हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह स्टेराइल हो जाएँगे और ये सब चीज़ें। तो ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं। बड़े-बड़े इदारे जो हैं इस पे रिसर्च करके और ये सब हुँ, चीज़ें बना चुके हैं और सारी दुनिया में ये वैक्सीन्स लग रही हैं, लगती आई हैं, लगती रहेंगी। बिल्कुल। तो आप अपने बच्चे की ज़िंदगी चलें ठीक है अगर आप एक पोलियो वर्कर जो कि या जो वैक्सीनेशन वाला है जो आपके घर पे आया है, हुँ, आप उससे नहीं लगा रहे, आपका ट्रस्ट नहीं है उस पे, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप जाके अस्पताल में ₹400 ₹8,000 दे के लगवा लें। हुँ, ये ना करें कि नहीं लगवाई। वो आप ही के बच्चे के फ़ायदे के लिए, उसके बाद अगर वो बीमारी का शिकार हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर वो वक़्त गुज़रा हुआ वक़्त वापस नहीं आता। तो हम सब ने रिसर्च की है, हम रोज़ पेपर्स पढ़ते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कोई एक चीज़ भी अगर वैक्सीन के एक जिसे कहते हैं एक लॉट में भी कोई मुश्किल आ जाती है या ख़राबी हो जाती है, तो वो पूरा लॉट जो है वो वापस होता है और उसकी रिप्लेसमेंट में आती हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं तो ये गलती होगी वैक्सीन के अपने हर तरह से फ़ायदा है, ये कोई अपने फ़ायदे के लिए किसी ने नहीं हुँ, बनाई। तो अगर आप नहीं लगवाना चाह रहे, आप कहीं और लगवा लें, लेकिन लगवाएँ ज़रूर टाइम पे। ये बच्चे का मामला है, आपका बच्चा है और उसने आगे पाकिस्तान को सँभालना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आवाम को चाहिए कि सोचें थोड़ा-सा और बस मैं यही कहूँगा इनके लिए हमने बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे बात की है, सोशल मोबिलाइज़र्स और ये सब इनकी ट्रेनिंग्स, ये सब किए हैं तो बेहतरी तो आई है, काफ़ी सारे इलाकों में कवरेज बेहतर हो रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो कि हार्ड एरियाज़ कहलाते थे, वहाँ पे कवरेज कम थी, अब वो भी बेहतर हो रहे हैं। अम, तो काफ़ी चीज़ें काम हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक और भी माइंड पाया जाता है हमारे यहाँ। लोगों का माइंडसेट होता है कि यार ये जानलेवा बीमारी तो नहीं है ना? हुँ, अच्छा ठीक है, बीमारी है ना? ओके।
अब जानलेवा नहीं है, खुदा ना खास्ता जैसे हम पोलियो देखें जानलेवा नहीं है, मगर आपके बच्चे के अंदर इतना बड़ा एक डिसेबिलिटी वाला फैक्टर बिल्कुल। आता है। ठीक इसी तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे चिकन पॉक्स हो गया, बहुत सारे और भी वैक्सीनेशन सब में नाम बहुत सारे। ठीक है, वो जानलेवा नहीं है, मगर मुहल्लिक तो है। बच्चे के अपीयरेंस में या उसकी हेल्थ के अंदर बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ पे हो जाती हैं। इस मामले में आप क्या आगे मतलब जस्ट लाइक आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखें, जब बीमारी होती है ना तो उसके 2 एंड रिजल्ट्स होते हैं, बल्कि 3। एक तो ये कि वो बीमारी हुई और आपने ट्रीटमेंट कराया, वो सही हो गई, बिल्कुल, बच्चा सेहतयाब हो गया। दूसरा एंड रिजल्ट ये होगा कि नहीं, बच्चे मर गया, ठीक है? तीसरा ऑप्शन ये है कि वो डिसेबल हो गया। तो ये जो बीमारियाँ ना जिनकी हम वैक्सीन लगाते हैं बचपने से लेके बड़े होने तक, तो उस उनका एविडेंस जो रिज़ल्ट और रिसर्च कहती है कि मेजॉरिटी बच्चे जो हैं, वो उससे सेहतयाब तो हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हुँ, या तो मौत की तरफ जाते हैं या डिसेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो कुछ बच्चे देयर आर चांसेस, ज़रूर इसमें ऑप्शन है और चांस है कि बच्चा मर भी सकता है। इसीलिए हम वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एशिया की कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उनमें बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, एशिया और अफ्रीका, ये 2 कॉन्टिनेंट जो हैं, वो बच्चों की अमवात में बहुत पीछे हैं अभी। बाकी सारे ममालिक ने बच्चों की अमवात जो है वो काफ़ी हद तक सँभाल ली है। तो हमारे यहाँ क्या मसाइल हैं, एक तो ये सोशल इश्यूज़ के लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम ये वैक्सीन लगाएँ, नहीं लगाएँ। वैक्सीन लगाएँगे, सारी वैक्सीन जो रूटीन इम्यूनाइज़ेशन है, बिल्कुल। आप वो लगाएँ, और वो अगर नहीं लगवाएँगे तो देयर आर चांसेस कि बच्चा मर जाए, देयर आर चांसेस कि अगर बच भी गया तो उसमें डिसेबिलिटी भी हो सकती है, बेहतर भी हो सकता है, लेकिन बेहतरी के चांसेस कम होते हैं। तो बीमारी कैन लीड टू डेथ एंड बीमारी कैन लीड टू डिसेबिलिटी बोथ। तो इसीलिए कहते हैं ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसीलिए दुनिया भर में इस चीज़ का शोर है कि एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो बीमारियाँ कॉमन हैं, उन कॉमन बीमारियों के लिए वैक्सीन लगाई जाए वहाँ पे। अब बाहर के मुल्कों में भी ये वैक्सीन लगाई जाती है हर बच्चे को, जो उनके हुँ, हिसाब से जो बीमारियाँ कॉमन हैं, उनकी वैक्सीन लगाई जाती है। हमारे यहाँ क्योंकि ये 5-10 बीमारियाँ हैं, तो हम उनके लिए वैक्सीन लगाते हैं। हर कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल है। बिल्कुल। तो ये है। सर एक चीज़ और देखी गई है मैंने एडल्ट्स के अंदर देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके अंदर हेपेटाइटिस बी और सी का कंपोनेंट बहुत पाया जाता है और इस वक्त तो पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि शुगर पेशेंट्स के बाद जो सबसे बड़ा रेशो मैं देख रहा हूँ हेपेटाइटिस बी सी का पाया जाता है एंड देन अगेन एक मोहल्लिक और जानलेवा एक और चीज़ हमारे पास हमारे इस मुल्क में है एड्स इसके मालूमात और इसकी आगाही में कहीं न कहीं मुझे फ़ील होता है कि हमें कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा फ़ाल करना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, कम्युनिकेशन के साथ-साथ जो है ना, हमें अपने हेल्थ सिस्टम में भी बेहतरी लानी है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब वो क्या है? देखिए, एचआईवी और एड्स, ये दोनों एचआईवी, एड्स और हेपेटाइटिस, ये सब होते हैं खून के ट्रांसफ़र से। यानी अगर कोई पॉज़िटिव होगा और उसका खून ट्रांसफ़र हो गया, तो इसमें ब्लड बैंक्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। अगर ब्लड बैंक्स में प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है, उनके पास सही किट्स हैं, सही स्क्रीनिंग हो रही है, तो ये चांसेस हैं कि अगर कोई खून दे रहा है तो खून के ज़रिए वो नहीं फैलेगी, हुँ, अगर सही से स्क्रीनिंग होगी। साथ में जो पॉज़िटिव्स हैं, उनकी हमने फैमिली हिस्ट्री देखनी है कि अगर एक पॉज़िटिव माँ है बिल्कुल। और वो बच्चा पैदा करती है, तो उस बच्चे में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर हमने उस पूरा एक सिस्टम नहीं बनाया, जिसमें हर एक बंदे की एक एंट्री हो और पता हो कि ये पॉज़िटिव है, तो इसके बच्चा जब पैदा होगा तो हम उसको सही। स्क्रीन करेंगे। तो अगर वो मिस हो गया बच्चा, तो उस बच्चे से फिर चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर उसके साथ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स, आईडीयूज़ कहलाते हैं, जो नशेई और हेरोइनची बैठे हैं रोडों पे हुँ, और सब जगह, हुँ, और घरों में भी बैठे हैं अक्सर लोग, तो वो यूज़्ड डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो अब पॉलिसी में ये आया है कि हमने ऑटोलॉक सिरिंजेस जो हैं, कि वो एक दफ़ा इस्तेमाल हो और फिर दोबारा ख़त्म हो जाए। तो वो लाना शुरू करी हैं। एक सिस्टम बनाया है जिसमें हम ड्रग अब्यूज़र्स को प्रॉपर्ली जो है ना काउंसलिंग करते हैं और उनको सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो उस पे काम चल रहा है आजकल। तो ये सारी चीज़ें हैं, अवाम को ये चाहिए कि एक तो आईडीयूज़ से दूर रहें और नीडल्स जब भी अस्पताल जाएँ। साथ में एक और इश्यू है कि अस्पतालों में जो प्राइवेट खुले हुए छोटे-छोटे हुँ, और हुँ, हुँ। क्वैक्स बैठे हैं बहुत सारे, उन क्वैक्स के ऊपर काम करना है और वो काम चल रहा है। एक इदारा होता है सिंध हेल्थ केयर कमीशन, बिल्कुल। पाकिस्तान में, सिल्क सिंध का। इसी तरह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है।
तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का मैंडेट ये है कि जी वो अस्पताल या वो क्लिनिक्स या वो क्वैक्स जो कि उनकी गाइडलाइन और सेट ऑफ रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनको बंद कर दें, ताकि उनसे भी ये हेपेटाइटिस और इस तरह की सारी बीमारियाँ बिल्कुल। फैल सकती हैं। तो वो काम कर रहे हैं अपना और उसमें चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर तरह से कोशिश तो सिस्टम की बेहतरी के लिए इन सब इदारों को, ब्लड बैंक्स को, सिंध हेल्थ केयर कमीशंस को, हेल्थ सिस्टम प्रोग्राम, ये सब चीज़ों को इंटर रिलेट होके एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए और आ रहे हैं कि जिसमें सब चीज़ें मिलके एक हेपेटाइटिस, एड्स और इन सारी चीज़ों के लिए काम किया जाए। तो वो चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरी आ रही है। सही। सर बहुत सारी चीज़ों पे आपके साथ डिस्कशन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने हमें अपने कीमती टाइम से नवाज़ा एंड इन फ्यूचर भी हम आपको इनवाइट करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपसे स्पेशली डिस्कस भी करनी होंगी। आपका कोई मैसेज क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह 76 साल कंप्लीट हो चुके हैं। माशाअल्लाह। प्रोग्रेस भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर अंदाज़ में आगे बढ़ रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान के अवाम के लिए? देखें, मैं बहुत ही छोटा-सा एक मैसेज दूँगा कि अपनी ज़िंदगी में ठीक है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस होते हैं और एक परेशानी और हर चीज़ें, महँगाई और ये सब चीज़ें। लेकिन ये है कि सब्र का दामन बिल्कुल ना छोड़ें और रिलैक्स और कूल काम रहा करें। अगर आपके अंदर जो लावा पक रहा है, बिल्कुल। वो निकल के दूसरे के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली एक नेगेटिविटी माहौल में पैदा होगी, दूसरे से हुँ। तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में, तो इस तरह पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो अपने अंदर एक पॉज़िटिविटी और अच्छाई का एलिमेंट मौजूद रखें और हर एक से स्ट्रेस फ्री होके बात किया करें और माहौल अच्छा बनाएँगे। हर इंसान अपने इर्द-गिर्द एक अच्छा पॉज़िटिविटी का एक घेरा बना ले ना, तो दूसरा भी पॉज़िटिव मिलेगा उसको और अच्छे इंसान को अच्छा इंसान ही मिलता है। बिल्कुल। तो माहौल को बेहतर बनाएँ, सब चीज़ें बेहतर होंगी आहिस्ता इंशाअल्लाह। से सो व्यूअर्स जी हाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन भी हुई और लास्टली सर से जो सीखा कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ें। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए भी चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी। स्टे ट्यून्ड दिस इज़ ज़ैब एफएम डिजिटल और देखते रहिए प्रोग्रेसिव पाकिस्तान।